अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है राहुल ने, भरवान काला, बिहार से। इस कहानी को उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि इसकी तरतीब मैं आगे पीछे कर सकता हूं, तो इसकी तरतीब मैं अपनी पसंद से करने जा रहा हूं। बिहार का ये छोटा सा गांव भरवान काला, अंधेरा होते ही सब लोग इतनी तेजी से अपने घरों के अंदर दाखिल हो गए थे जैसे इस घर के अंदर कोई हर घर में मुसीबत आने वाली हो। वाहिद अगर कोई शोर था तो उन परिंदों का था जो शाम को अपने अपने घोंसलों में लौटने जा रहे थे और काएं काएं और मुख्तलिफ आवाजें निकाल कर एक दूसरे से हम कलाम थे। लेकिन इस गांव में रहने वाले तमाम इंसानों के चेहरों पे एक खौफ सा सवार था। हर कोई अंधेरा फैलने से पहले पहले अपने घर के अंदर दाखिल होना चाहता था और जैसे ही अंधेरा फैला तकरीबन तमाम लोग ही अपने घरों में दाखिल हो गए। एक ऐसा खौफ जिसने हर बंदे को बेइंतहा डरा रखा था। हर कोई अपने कमरों के दरवाजे को बंद करके इस तरह बैठा था या लेटा था जैसे ये दरवाजा बंद होना इस बात की अलामत है कि अब वो महफूज हैं। अगर गलती से भी इस दरवाजे को खोल लिया तो क्या बनेगा। अब मसला ये था कि जब भी उनको बाहर जाना पड़ता तो अकेला कोई नहीं जा सकता था वॉशरूम के लिए। पहले गांव वाले अकेले अकेले भी चले जाते थे, लेकिन अब इस तरह का सिलसिला बनाया जा रहा था कि 5-6 लोग इकट्ठे हों और वो एक दूसरे की देखभाल इस अंदाज में करें कि कोई अकेला ना हो, किसी के साथ कोई वाकया ना हो। सब खाना वगैरह खा के अपने बिस्तर के अंदर लेट चुके थे। वहीं गांव का एक नौजवान जो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसको अपने कमरे की खिड़की के बाहर हलचल सी महसूस हुई। यकीनन उसके बहन भाई मां बाप दूसरे कमरे में मौजूद थे, वो अकेला उस कमरे में था, लेकिन उस हलचल की वजह से वो भी खौफजदा हो गया। यकीनन वो मुसीबत, वो आफत जिसने अपनी हर तरफ साए फैला रखे थे, खौफ के साए, वो शायद उसके घर के बाहर मौजूद थी। वो बिस्तर पे लेटा यकीन करना चाहता था कि वाकई कोई बाहर मौजूद है या उसका वहम है। अगर कोई है बाहर तो वो अपने वालदैन को भी आगाह करे और सबको अलर्ट कर दे कि मुसीबत आज उनके घर के बाहर आई है। लेकिन तभी उसने अपनी कमरे के उस खिड़की के अंदर इंतहाई चमकदार और इंतहाई खुले हुए बालों को देखा। वो लहराते हुए बाल उसने जैसे ही देखे वो समझ गया ये बाल तो किसी लड़की के हैं। वो जिसको कोई जिन, कोई भूत, कोई आफत समझ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कि उसने देखा उसके गांव की ही एक लड़की जिसको वो बहुत चाहता था, जो कभी उसको लिफ्ट नहीं कराती थी। काफी वो कोशिश कर चुका था उसके पीछे, लेकिन हर दफा वो उसको घास नहीं डालती थी। वो उसकी घर की बाहर वाली साइड पे खिड़की के पास मौजूद थी और जैसे ही वो खिड़की के सामने आई, उसका वो दमकता चमकता खूबसूरत सा चेहरा खिड़की के सामने आया तो उसने अपनी पलकों को इस अदा से झपकाया कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ नौजवान एकदम से उठकर बैठ गया। अरे ये तो वही है, वही शहजादी जिसके पीछे मैं इतने अरसे से लगा हूं, लेकिन वो है कि घास ही नहीं डालती, वो है कि लिफ्ट ही नहीं कराती आज मेरी खिड़की के बाहर। वो एकदम से उठा और तेजी से चलता हुआ खिड़की के पास चला गया। अब अगर बीच में कोई राह हायल थी तो वो एक खिड़की की लगी हुई लोहे की सलाखें। उससे बोला, अरे तुम यहां क्या कर रही हो, और वो भी रात के इस टाइम। उसी लम्हे वो प्यार से एक ऐसी अदा से बोली, बस अपने आप को समझा समझा के थक गई थी।
लेकिन दिल को चैन ही नहीं आ रहा था। उस दिन गुस्से में तो तुम्हें डांट दिया, उस दिन गुस्से में तो तुम्हें बुरा भला कह दिया, लेकिन उसके बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई, मेरी रातों का चैन, मेरी रातों का सुकून बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें जितना भुलाना चाहती थी तुम उतना मेरे दिमाग पर सवार हो जाते, मैं जितना तुम्हें इग्नोर करती तुम और सवार हो जाते। आज तो हद ही हो गई। आज सोने से पहले ही मैं फैसला कर चुकी थी तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन गांव में तो खौफ है। वो इस तरह सरगोशी के से अंदाज में बोला, गांव में तो बेइंतहा खौफ है, तुम कैसे आ गई? यही दिखाने तो आई हूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और प्यार निडर होता है, प्यार किसी चीज से डरता नहीं है, प्यार किसी खौफ को अपने सामने नहीं आने देता। जब मैं आज घर से निकलने लगी तो मैं भी खौफजदा थी कि बाहर तो मौत फिरती है, गांव वाले परेशान हैं, कोई भी नहीं जाता। लेकिन मैंने अपने आप से कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगी अपनी मंजिल पर। और देखो, मैं तुम तक पहुंच गई हूं, तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं भी तुम्हें चाहती हूं, तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं। और वैसे भी जो भी खौफ है, जो भी बला है, मुझे नहीं पता, अगर वो बला ना होती तो कोई भी मुझे देख सकता था, कोई जाग रहा होता, लेकिन मुझे एक तसल्ली मिली कि उस बला की वजह से सारे अपने घरों में डरे पड़े होंगे, इसलिए मैं छुपती छुपाती सुकून से आ गई। मेरे दिल में यह खौफ नहीं था कि कोई मुझे देख लेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूं। वो बोला, अरे आ गई हो तो अब जाना क्यों है? रुको, मैं दरवाजा खोलता हूं, मेरे कमरे में आ जाओ, सब सो रहे हैं, मैं पहले देख लूं। वो गया, उसने इधर उधर देखा, सब सो रहे थे। वो आहिस्ता से अपने घर के दरवाजे पर गया और उसने दरवाजे पे लगी हुई कुंडी को खोल दिया। बाहर वो गांव की हसीना, वो गांव की खूबसूरत सी लड़की उसकी मुंतजिर थी, और उसने फिर से मुड़ के पीछे घर की तरफ देखा, सब सो रहे थे। उसने हाथ का उसको इशारा किया, आ जाओ, और वो उसके पीछे चलती हुई सीधा उसके कमरे में दाखिल हो गई। और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो महबूबा जिसको वो कभी अरसे से मोहब्बत के लिए बार बार कोशिशें कर रहा था, और एक दफ़ा आखिरकार हिम्मत करके उसके सामने जाकर खड़ा ही हो गया था और अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था, लेकिन वो इतने में गुस्से में आ गई थी कि उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और कहा था, आज जुर्रत की है, अगर आज के बाद मेरे रास्ते में आने की जुर्रत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद उस नौजवान ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन आज वो खुद से पके हुए फल की तरह उसकी गोद में आके गिर गई थी। वो जल्दी से उसको गले लगाने को तैयार था, लेकिन जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से चीख तक ना निकल सकी। और जब सुबह घर वाले उठे तो क्या देखते हैं, उनका बेटा अपने कमरे में मुर्दा पड़ा हुआ है। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई हैं और वो मर चुका है। गांव के अंदर जो पहले ही बेइंतहा खौफ फैल चुका था, वहां एक और शदीद खौफ की लहर ने सारे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। और देखते ही देखते ये खबर हर तरफ फैल गई कि आज गांव में एक और मौत वाक़ई हो गई है। 4 दोस्त, राहुल, विक्रम, जुहेब और सनी। विक्रम का ताल्लुक भी इसी गांव से था, लेकिन ये चारों दोस्त जब बन गए तो विक्रम की बेइंतहा मदद करते तीनों दोस्त, राहुल, जुहेब और सनी, क्योंकि विक्रम एक गरीब गांव से ताल्लुक रखता था। और ये एक ऐसा गांव था जिस गांव के नौजवान ज्यादातर चोरियां चकारियां करते थे, ऐसे कामों में मुलव्वस थे जिसकी वजह से ये गांव गुर्बत के हाथों मजबूर होके कई लोगों ने रोजगार ना मिलने की वजह से उन रास्तों को अपना लिया था जो गलत रास्ते थे।
वहीं पे विक्रम के वालिदैन ने फैसला किया था कि विक्रम को यहां नहीं रखना। उन्होंने शहर उसको अपनी बहन के घर भिजवा दिया था कि वो उसको पढ़ाएगी, वो उसके लिए जितना हो सकेगा पैसा भेजेंगे। वो इस गांव में रहा और इस गांव में उसकी परवरिश हुई तो वो इन जैसा बनेगा। वो उसको पढ़ाना लिखाना चाहते थे, इसलिए विक्रम शहर में ही रहा और शहर में पढ़ते हुए उसकी दोस्ती राहुल से, जुहेब से और सनी से हो गई। अब वो बड़े हो चुके थे। जुहेब अपने वालिदैन के साथ बाहर शिफ्ट हो गया था। राहुल और सनी और विक्रम अब भी राब्ते में थे। विक्रम अब शहर में ही मुस्तकिल रहता था और ख्वाहिश रखता था कि वो अपना घर खरीद ले और वालिदैन को वहीं बुला ले। और फिर उसने इतना जमा कर ही लिया कि उसने एक किराए का मकान खरीदा और अपने वालिदैन को भी उस गांव से लेकर शहर आ गया। लेकिन अभी भी कई रिश्तेदार, वो बहनें जिनकी शादी हो चुकी थी, उसी गांव में मौजूद थे। जुहेब जो अक्सर चक्कर लगाता था, हिंदुस्तान आता, अपने दोस्तों से मिलता, कुछ वक्त गुजारता और चला जाता, वो इस दफा फिर हिंदुस्तान आ गया था। उसको राहुल और सनी ने जुहेब को वेलकम किया। वो उसको जब एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे तो वो हैरान हुआ, विक्रम कहां है। उसको यकीन था कि विक्रम भी उसको लेने के लिए आएगा। तो वो दोनों बोले, विक्रम गांव गया हुआ है, उसके गांव में कोई इमरजेंसी आई है, कोई आफत सी आई हुई है, वो उसके लिए गया है, खैर वो आ जाएगा। और यूं दोस्त एक दूसरे से लिपट गए जो कई सालों बाद मिल रहे थे। उन्होंने प्रोग्राम बनाया। जुहेब को बहुत शौक था कैंपिंग करने का और वो अपने दोस्तों के साथ चाहता था कि जिंदगी की इन तमाम रोशनियों को, जिंदगी के इस शोर शराबे को, जिंदगी की इस मसरूफ लाइफ को छोड़ के हमें दूर जाना है, वहां पे कैंप लगाना है, आग जलानी है, खाना पकाना है और दोस्त बैठ के बचपन की बातों को ताज़ा करेंगे। सो आते ही वो लोग मसरूफ हो गए। खाने पीने का सामान लेना और ज़रूरियात ज़िंदगी की जितना भी चीज़ें नहीं उन्होंने गाड़ी के अंदर डाली और वो तीनों दोस्त इंसानी आबादी से दूर, इंसान जहां हर वक्त हारन की आवाज़, एक शोर की आवाज़, जहां पे एक रोशनियां, वहां उन सब से दूर वो एक ऐसे जंगल में बैठे थे जहां पे सिर्फ अंधेरा था और वीरानी थी। सबसे बड़ी बात, वहां पे एक पुरसकून माहौल था। अगर जंगली जानवर थे तो दूर दूर थे, वहां पे कोई नहीं था। उन्होंने वहां पे गाड़ी को ना सिर्फ खड़ा किया था बल्कि अपने कैंप तक लगा लिए थे। आग जलाए वो तीनों दोस्त बैठे बातें कर रहे थे और जैसे ही बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फौरन जुहेब बोला कि हाँ यार, अब बताओ विक्रम कहां है, वो क्यों नहीं आया। तभी सनी बोला, यार उसके गांव में पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक मौत वाक़ई हो रही है। थोड़ा अरसा गुजरता है, उसके बाद फिर कोई मर जाता है। और मजे की बात यह है, हैरत की बात यह है, पता तक नहीं लग रहा कि मौत किस वजह से होती है। दिल की धड़कन बंद हो जाती है या ऐसा लगता है किसी जानवर ने हमला किया है, और कभी लगता है कि नहीं, खौफ के मारे उसका दम घुट गया है। मौत की रीजन तक समझ नहीं आ रही। वो परेशानी में भागता हुआ वहां गया। उसकी बहनें और काफी रिश्तेदार तो वहीं पे हैं। जुहेब बोला, मुझे तफसील से बताओ, तुम जानते हो ना मैं ऐसे टॉपिक पे बहुत इंटरेस्ट लेता हूं, तभी तो इस वक्त भी हम कैंपिंग के लिए बैठे हैं। ये हमेशा से मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। क्या वहां पे जिन तो नहीं आ गए। और उसके बाद उसने एक जोरदार कहका लगाया। बाकी दोस्त भी हंस पड़े, लेकिन उनकी फीकी हंसी थी। जुहेब तो वाकई हंस रहा था, लेकिन राहुल और सनी फीकी हंसी हंस रहे थे। तो जुहेब ने महसूस किया, अरे मैंने तो मजाक की थी, क्या वाकई वहां पे कोई जिन आ गया है। वो बोले, यार पता नहीं, जिन का तो नहीं पता, लेकिन लगता कुछ मामलात ऐसा है, कोई आफत ही है ऐसी जो नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर कोई जानवर होता खौफनाक तो उसका पता लग जाता है। जिस तरह वो इंसान के जिस्म को काटता है, गोश्त खाता है या मारता है, जानवर सिर्फ मार के क्यों चला जाएगा, समझ नहीं आ रही। तभी सनी बोला, वहां पे इस वक्त तक 6 नौजवान मर चुके हैं। क्या 6 नौजवान? यार ये बहुत ज्यादा है। क्या तुम सारी बात जानते हो? उसने कहा, हाँ हमें विक्रम ने बताया है, तभी तो वो वहां गया है।
मुझे तफसील से बताओ क्या बताया है विक्रम ने। उन्होंने कहा गांव में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, सब उसी तरह चल रहे थे। गुर्बत की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो चोरियां करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं। गुर्बत इंसान से बहुत कुछ करा देती है। तुम जानते हो ना, विक्रम के वालिदैन ने भी उसको तभी तो शहर भेजा था कि वो इस माहौल से, इस चोरी चकारी से, इस बुरी आदतों से बच जाए और पढ़ लिख जाए। वहां के नौजवान, वहां के बच्चे कहां पढ़े लिखे हैं। पहला वाकया उस वक्त हुआ जब सारा गांव रात को अपने अपने घरों में गया सोने के लिए। बज़ाहिर तो वो सब कुछ नॉर्मल था, उस गांव में कुछ भी नहीं था। अगर किसी ने कुछ गलत किया था, बुरा किया था, वो तो वहां की एक रूटीन बन चुकी थी। सब वहां अपने घरों में सो रहे थे। जब वो सुबह उठे हैं तो वो देखते हैं उस गांव से थोड़े ही फासले पे एक चौक सा बना हुआ है, जो चौराहा है जिसके 4 रास्ते निकलते हैं। उस चौराहे के बिल्कुल दरमियान में गांव का एक नौजवान जमीन पर इस अंदाज में पड़ा है, ऊंधे मुंह। उसका मुंह जमीन की तरफ है, कमर आसमान की तरफ, और ऊंधे मुंह वो लेटा हुआ है। वो पहुंचे और उसको जाके उठाने की कोशिश की तो पता लगा वो तो अकड़ चुका है। कब से उसका वजूद रूह से आजाद हो चुका है, उसकी आत्मा परवाज कर चुकी है। वो सारे परेशान हो गए, गांव इकट्ठा हो गया। गांव के एक नौजवान की इस तरह मौत हुई थी। उसके बाकी दोस्तों को बुलाया गया जो रात उसके साथ थे। उनसे पूछा गया क्या हुआ, क्या इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, क्या इसी के साथ किसी की लड़ाई थी, क्या हुआ। हर तरह का सवाल जवाब हुआ, लेकिन रिजल्ट कुछ भी ना निकला। उस नौजवान की ना ही किसी के साथ लड़ाई थी, ना ही कोई दुश्मनी थी। हाँ, बुरे अमाल का मालिक तो था। अब वहां पे बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई। किसी ने कहा बुरे के अमाल बुरे ही होते हैं, ये कौन सा अच्छा था। लगता है इसका किसी के साथ दुश्मनी थी, इसका किसी के साथ कोई लड़ाई थी, दोस्त इसके बता नहीं रहे, लेकिन अगला इसके पीछे था, मौके की तलाश में था, और जैसे ही रात हुई अगले ने इसको पार कर दिया। फिर भी एक खोज लगाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कोई भी खोज न लग सका कि वजह क्या हो सकती है। इसलिए सब मुख्तलिफ राय कायम कर रहे थे कि यही राय में कि इसका मतलब यही है कि कोई दुश्मनी होगी, किसी ने उसको मार दिया। और तकरीबन 1 महीना, सवा महीना गांव में लोग इस केस को, इस बात को भूल गए। यह एक ऐसा गांव है जहां पे मुसलमान हिंदू दोनों रहते थे। तभी सवा महीने के बाद गांव का एक और नौजवान सेम उसी तरह जिस तरह पहले लड़का मारा गया था, सेम उसी तरह अपने घर के दरवाजे के बाहर मुर्दा पाया गया। सब परेशान हो गए कि यह क्या हुआ है। कोई भी इसको नहीं जानता था, लेकिन इन दोनों के साथ असल में हुआ क्या था, पहले नौजवान के साथ भी यही हुआ था कि जब वो जो सनी उसको बता रहा था, वो तो एक सरसरी सा बता रहा था, लेकिन क्योंकि कहानी में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं कहानी को, जैसे मैंने कहा ना, मैं आगे पीछे करूंगा, तो मैं खुद से आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने यहां पे उसको नहीं बताया था, लेकिन हुआ यही था कि वो जो पहला नौजवान था, वो भी जिस लड़की के पीछे दीवाना था, वो लड़की जिसको वो चाहता था, और वो लड़की उसको घास नहीं डालती थी, वो लड़की ही, वो जब रात को वापस आ रहा था तो वो लड़की उसको सामने से आती हुई नजर आई, और उसने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसकी आंखों में हवस छा गई। रात का पहर, और वो लड़की, वो रुक गया कि किसी बहाने उससे बात कर सके, किसी बहाने उसको रोक सके, मदद का कह सके कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं, तुम्हारी मदद कर देता हूं। वो लड़की चलती हुई आ रही थी। जैसे ही उसने सामने खड़े हुए उस लड़के को देखा तो उसके मुंह से चीख निकलती निकलती रह गई, और वो एकदम डर गई कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। उसने कहा मैं तो घर जा रहा था, तुम्हें इस तरह आता देखा तो मैं चौंक सा गया। क्या तुम अकेली हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है। तो बोली नहीं, मुझे खेतों में वॉशरूम के लिए जाना था, कोई और था नहीं, तो मैं अकेली चली गई, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे परेशान क्यों होती हो,
मैं कौन सा तुम्हें तंग करने लगा हूं? रात को अकेले देख के, गांव का मैं ही हूं, मेरे ऊपर भी फर्ज बनता है, मेरी गांव की कन्या इस तरह रात को अकेली हो तो उसको घर तक छोड़ना तो मेरा बनता है। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। तो बोली नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होता, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। वो उसको साथ लेकर चल पड़ा। ना चाहते हुए भी वो उसके साथ चलना शुरू हो गई। और अभी उसने थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसके दिल के अंदर वो शैतानियत जाग उठी, जिसके अंदर पहले से मौजूद थी, लेकिन उसके साथ इस तरह चलते हुए कि अगर मान गई है, साथ चलने को तैयार हो गई, अब साथ भी चल रही है तो मान ही जाएगी। वो उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, तुम मुझसे क्यों इतना नफरत करती हो? काश तो मेरी तरफ प्यार से देख लेती, मैं तो बाबू से भी बात कर लेता। सच्ची में मैं तो दुनिया जहान की तुम्हें खुशियां ला के देता। वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गया कि उसने देखा कि उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता जो गुस्से में था ठंडा पड़ता जा रहा है, और वो उसकी बातों को सुनना शुरू हो गई है। और उसने और इस तरह की बातें करना शुरू कर दी कि थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा कि वो तो बिल्कुल शर्माना शुरू हो गई है। और उसी लम्हे उसने कहा, बस अब मेरी बाहों में आ जाओ, मैं जब तुम्हें कह चुका हूं मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा, मेरी बाहों में आ जाओ। जैसे ही उसने उसको गले लगाया और उसी लम्हे वो मंजर बदल गया। वो जो सामने उसी गांव की लड़की थी, अब वो गांव की लड़की नहीं रही थी, उसने अपना असली रूप धार लिया था। और सिर्फ उसने अपना असली रूप धारा, बल्कि उसको चीखने का मौका भी ना मिला। और उस लड़के की इस अंदाज में जान निकली कि वो खड़ा खड़ा नीचे जमीन पे गिरा और मुंह के बल जा गिरा। वो मर चुका था। और सुबह गांव वालों को पता लगा था कि वो मर गया है। अब वो जो दूसरा लड़का मरा था, वो दोस्तों के साथ ही बैठा था। वो दुखी था क्योंकि उनका दोस्त मर चुका था। आजकल वो उसी की ही बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, क्योंकि रातों को वो जब बैठते थे सारे दोस्त, तो उन्हीं दोस्तों में से जब एक दोस्त मर गया था तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। और अभी तक वो जान नहीं सके थे, गांव वाले उनके ऊपर शक करते रहे थे। उनसे बहुत ज़्यादा पूछगछ की गई थी कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे साथ क्या लड़ाई हुई थी, तुम लोगों ने कुछ किया है या क्या है। और वो सबको यही जवाब देते रहे कि नहीं, हमारा तो वो चहीता दोस्त था, हमारा तो बहुत अच्छा दोस्त था, हमारी तो उसके साथ कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी, हम भला क्यों उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और गांव वालों का हर सवाल का जवाब दे देकर वो थक गए थे। उस रात भी वो उठे और बोले, चलो यार अपने अपने घर को चलते हैं। पता नहीं क्यों दिल अजीब सा हो रहा है, हमारा दोस्त चला गया है। वो उठे और अपने अपने घरों को चले गए। ये गांव इस तरह का तो नहीं था कि कतार के अंदर घर बने हुए थे। कुछ घर फासले पे थे, कुछ आगे जाकर थे, कुछ कहीं थे, क्योंकि जमीनें थी। तो वो नौजवान चलता हुआ जब बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर का दरवाजा खुला है। और वो एकदम से रुक गया कि इस वक्त मेरे घर से कौन निकल रहा है। तो उसने देखा उसकी एक कजन उसके घर से बाहर निकल रही थी। उसको देखकर ठटक गया और बोला कि तू इस वक्त कहां जा रही है और तू मेरे घर में क्या कर रही है। तो वो उससे बोली, बस मैं मिलने आई थी, बैठी ऐसी कि टाइम का पता ही ना चला, लेट बहुत हो गई। और फिर घर वालों ने कहा रुक जाओ, तेरा नाम लेके कहा वो आता ही होगा, तुझे छोड़ के आएगा। तेरे इंतजार में क्या बैठी कि इतनी रात हो गई। अब तो डर लगना शुरू हो गया था कि अब तो 9 बजने के करीब टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया, मैं निकलूं। बस मैंने कहा मैं अकेली चली जाऊंगी, तो मैं निकलने ही लगूंगी कि तू सामने आ गया है और तुझे देखकर मैं रुक सी गई हूं। वो उसको खड़ा देख ही रहा था कि उस लड़की ने उसको इस तरह अदा से देखा, इस तरह मुस्कुरा के देखा कि वो चौंक सा गया। और उससे बोली, अब तो अंदर सब सो गए हैं, बस तू है और मैं हूं। क्या तू मुझसे प्यार करता है?
मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं तेरे बारे में। क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि तूने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू बुरी तो नहीं है, लेकिन बस मैंने सोचा नहीं। तो फिर सोचना। वो उसको बातों में लुभाना शुरू हो गई, और उसी तरह बातों में जब उसको लुभा चुकी तो थोड़ी ही देर के बाद वो इतनी बातों में उलझ चुके कि वो उससे बोली, तो फिर क्या इरादे हैं तेरे? वो एक इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट के साथ जुबान अपने होंठों पे फेरता हुआ बोला, खतरनाक इरादे हैं फिर तो। अगर तू राजी है तो फिर डर किस बात का? वो बोली, चल आ जा। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसको गले लगाने के लिए, बस वही लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित हुआ, और वो वहीं अपने घर के दरवाजे के बाहर गिर पड़ा। और जब सुबह उसके घर वाले उठे तो पता चला दूसरा लड़का भी उसी तरह मर चुका है। गांव के अंदर ये खबर आग की तरह फैल गई, हर तरफ यही खबर होने लगी। गांव का एक और नौजवान मर गया है। उसकी आंखें खौफ के आलम में खुली हुई थी। उसके जिस्म पे कोई गोश्त का टुकड़ा गायब नहीं था। जैसे किसी जानवर ने हमला किया होता है तो जिस्म के ऊपर कट का निशान होता है, गोश्त काटा गया होता है, कुछ भी नहीं था। फिर उसके दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रात भी वो इसी तरह निकला था। आजकल हम परेशान हैं इसी वजह से कि हमारा एक पहला दोस्त गया और अब एक ये दूसरा दोस्त, समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा बस यार चलते हैं, दिल आज अजीब सा हो रहा है। पता नहीं क्यों उसने रात ये जुमला भी कहा था कि दिल अजीब सा हो रहा है। हमने कहा चल यार फिर चलते हैं। हम उठ के अपने अपने घरों को चले गए और वो भी अपने घर की तरफ गया था। लेकिन सुबह पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खौफनाक हो चुका था। फिर तीसरा नौजवान, उसकी तो लाश इतनी बुरी अंदाज में मिली कि गांव वाले शदीद डर गए। उसकी लाश का हालम यह था कि जैसे किसी ने बेदर्दी से उसे कत्ल किया हो। उसकी दोनों टांगें कटी हुई थीं, दोनों बाजू कटे हुए थे, और उसके साथ भी कोई नहीं जानता था क्या हुआ है। जो बातें बाद में पता चली मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं, स्टोरी में ट्विस्ट पैदा करने के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्त जुहेब को, जो बाहर से आया था, जिसको बैठे बता रहे थे, उसको तो सिर्फ उन्होंने ये बताया कि पहली एक मौत वाक़ई हुई, फिर दूसरी मौत वाक़ई हो गई, फिर तीसरी मौत, और फिर चौथी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन वो कोई नहीं जानता था मौत की रीजन क्या है। लेकिन क्योंकि कहानी में ट्विस्ट डालना मकसद है तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। तीसरे के साथ तो इस तरह हुआ था कि वो अपने घर की तरफ जा रहा था। अब लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी उन दो लड़कों की मौत के बाद एहतियात बरत रहे थे, और कुछ लोग अभी भी बेएहतियाती से बाहर फिरते थे। लेकिन उस रात उसकी मौत ने सबको इसलिए खौफजदा कर दिया कि एक ऐसी चीखों की आवाज थी जिसको गांव के कई लोगों ने सुना था, और जब वो भागते हुए इकट्ठे होकर उस जगह पहुंचे थे तो उसकी कटी हुई लाश को देख के हैरान रह गए थे। वो अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसको जाते हुए पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे कोई भी नहीं था। थोड़ी ही देर के लिए वो आगे बढ़ा था कि फिर से महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। कदमों की आहट बिल्कुल क्लियर थी। फिर से रुक गया, पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। ये दूसरी दफा वो रुका था और पीछे जब कोई नहीं था तो फिर से वो जैसे ही चलना शुरू हुआ तो इस दफा वो इतना
मोहतात अंदाज में कदम रख रहा था कि मेरे कदमों की आवाज़ पैदा ना हो, और पीछे जो कदमों की आवाज़ है मैं क्लियर सुन चुका हूँ। तो थोड़ी ही देर के अंदर कि उसने 5-6 कदम ही रखे होंगे कि उसके कदमों की आवाज़ बिल्कुल अब ना होने के बराबर थी। वो एहतियात से अपने कदम रख रहा था, लेकिन जिसके पीछे कदम चलते हुए आ रहे थे वो क्लियर उसको सुनाई दिए। जैसे ही उसने सुना कि पीछे कोई क्लियर चलता हुआ आ रहा है, उसी लम्हे वो तेजी से पीछे मुड़ा देखने के लिए कि पीछे कौन है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने अपने पीछे किसी को खड़ा हुआ देखा तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वो शायद जो भी सामने मौजूद था उसको तड़पाने के लिए आया था, तड़पा तड़पा के मारने के लिए आया था। अगर वो चाहता तो उसको एकदम से भी मार सकता था, लेकिन उसने उसको तड़पा तड़पा के मारना था, उसको इबरत का निशान बनाना था। तो उसको देखते ही उसके मुंह से उस नौजवान ने एक जोरदार चीख मारी और वो अपनी ज़ात को बचाने के लिए इस तरह आगे बढ़ा। लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था सामने खड़ी हुई वो लड़की कितनी ताकतवर थी कि उसने एक ही वार किया और उसका बाजू कट कर नीचे जा गिरा। बाजू क्या कटा, उसके मुंह से हजारों कतार चीखें निकलना शुरू हो गई। वो जोर जोर से चीखें मारना शुरू हो गया। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़की में इतनी ताकत होगी कि उसका बाजू काट देगी। और दूसरा वार उसके दूसरे बाजू पे पड़ा तो उसका दूसरा बाजू भी कट गया और वो सीधा मुंह के बल नीचे जा गिरा। गांव वाले जब तक पहुंचे तो उसके दोनों बाजू कटे हुए थे और टांगें भी कटी हुई थीं, लेकिन वो इस अंदाज में पड़ा हुआ था कि उसके बाजू और टांगें जैसे कटी हुई ना हो, किसी ने जोड़ कर रख दी हों। वो इतनी देर चीखता रहा था कि गांव वाले जो पहले ही डरे हुए थे, 2 अमवात वाक़ हो चुकी थी, एक दूसरे को जगा के डंडे सोटे जो कुछ हाथ में आया लेकर वो बाहर निकल आए लालटेन पकड़े हुए। जब उस जगह पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक नौजवान जो नीचे पड़ा है औंधे मुंह। वो समझे कि नीचे गिरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही उठाने के लिए वो आगे बढ़े, उसके बाजू से पकड़ के उसको हिलाना चाहा तो पता चला बाजू तो रख दिया गया है, साथ में बाजू कटा हुआ था। और तब जब गौर किया तो दोनों बाजू कटे हुए थे, दोनों टांगें कटी हुई थी, लेकिन इस अंदाज में रख दी गई थी कि पता चले वो जुड़ा हुआ है, हकीकत में वो कटा हुआ था। इस वाक़ये ने तो गांव में शदीद खौफ व हरास फैला दिया था। और फिर वो लड़का जो अपने घर के कमरे में मौजूद था, खिड़की के बाहर लड़की आई सुबह, उसकी भी मौत वाक़ हो गई। लेकिन उससे भी दर्दनाक जो बात हुई थी, 2 और नौजवानों की एक ही रात में मौत वाक़ हुई थी। उनके बारे में भी कोई नहीं जानता था। जहां खौफ की पहले एक फिजा थी, पूरा गांव अंधेरा होने से पहले पहले अपने घरों में चला जाता था, दरवाजों को खिड़कियों को अच्छी तरीके बंद कर लेता था। कोई नहीं जानता था हो क्या रहा है कि वहीं पे 2 नौजवान जो उसी गांव के ही थे, वो अपने घर तक तो जिंदा सलामत पहुंच गए थे। लेकिन जब वो घर में दाखिल हुए, बाहर पहुंचे, तो जोर जोर से जिस तरह वो दरवाजा खटखटा रहे थे अपने अपने घरों का, तो ऐसा लगता था जैसे किसी मारने वाले ने उनको मोहलत दे दी हो कि वो घर वालों को बता सकें। और जब जोर जोर से दरवाजा पीटने पे घर वालों ने दरवाजा खोला तो देखा वो लहूलुहान थे, उनके पूरे वजूद लहूलुहान थे। और उनसे घर वालों ने पूछा कि ये क्या हुआ है। घर वाले देख के चौंक गए। इससे पहले कि उनको संभालते, वो सीधे मुंह के बल जमीन पे गिरे और उनके मुंह के आखिरी अल्फाज यही थे, वो बुरी आत्माएं हैं, वो उसी कब्रिस्तान से आई हैं, उसी कब्रिस्तान में उनका बसेरा है, वो सब गांव को मार देंगी, वो बहुत खौफनाक हैं, वो आत्माओं का काम है, वही नौजवानों को मार रही है, उन्हीं आत्माओं ने हमें भी मारा है। ये दोनों अपने अपने घर वालों को बता रहे थे। और वो आत्माएं
कब्रिस्तान में रहती हैं। हुआ ये था, वो भी कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी कहानी भी यही थी। ये दोनों ही दोस्त थे और उस रात जिनके घर पास पास थे, अपने घर के दरवाजे के बाहर ही बैठे हुए थे कि अगर कुछ भी हुआ तो दरवाजा खोलकर अंदर चले जाएंगे, कि तभी उनकी आंखों ने दो इंतहाई खूबसूरत लड़कियों को देखा। जब वो दूर से चलती हुई आ रही थी तो वो दोनों उठकर खड़े हो गए भागने के लिए कि कोई आ रहा है, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि दो लड़कियां आपस में बातें करती हुई आ रही हैं, इंतहाई हसीन और जमील, इंतहाई खूबसूरत, तो वो चौंक गए कि ये कौन है? ये तो दो लड़कियां हैं। और लड़कियां जो दूर से ही नजर आ रही थी ठटक कर रुक गईं, उन लड़कों को देखकर डर सी गईं। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंख से एक दूसरे को इशारा मारा कि शिकार आ गया है, ये तो कोई लड़कियां हैं। वो बहुत ही मॉडर्न लड़कियां थीं। उनका लिबास बताता था वो यहां की नहीं, किसी शहर की हैं। वो दोनों चलते हुए जब उनके करीब पहुंच गए तो वो सिमटना शुरू हो गई, एक दूसरे के करीब होना शुरू हो गई, बेइंतहा डर रही थीं। और वो उससे बोले, तुम कौन हो? तुम्हें पहले नहीं देखा, और तुम रात के पहर इधर क्या कर रही हो? तो वो दोनों सहमी हुई थी। उनमें से एक बोली, हाँ हाँ, हम मेहमान हैं यहां पे, हम मेहमान हैं। मेहमान? किसके घर में? तो उन्होंने गांव के घर का नाम लिया। हम उनके मेहमान हैं और हमें नींद नहीं आ रही थी, हमें गांव देखने का शौक है, तो हमें मना करते रहे, लेकिन हम बाहर जाना चाहते थे तो उन्होंने हमें बाहर नहीं जाने दिया। तो हम दोनों लेटी हुई थी कि गांव वाले, घर वाले सो गए। हमने देखा जैसे ही वो सो गए हैं तो हम दोनों ने कहा चलो बाहर घूम कर आते हैं। तो हम दोनों घूमने के लिए बाहर आ गई हैं। वो दोनों समझ गए कि शहर की आई हुई कोई लड़कियां किसी के घर में मेहमान हैं और इस वक्त उनके हाथ चढ़ गई हैं। वो तो दोनों पहले ही शिकारी थे, उनको देखते ही समझ गए थे शिकार खुद चल के आ गया है। वो दोनों आगे बढ़े उनको पकड़ने के लिए कि पकड़ें और जमीनों में लेकर जाकर उनके साथ जबरदस्ती कर सकें, लेकिन इससे पहले कि वो उनको पकड़ते जबरदस्ती करते, घर वालों ने सिर्फ इतना देखा था कि वो भागते हुए लहूलुहान अपने घर के अंदर पहुंचे थे। एक लड़के की आंख निकलकर लटक रही थी और उन्हें आखिरी लफ्ज जो घर वालों को बताए थे बस वो यही थे कि वो बदरूहें हैं, कब्रिस्तान से आई हुई बदरूहें हैं, आत्माएं, वो सब गांव वालों को मार देंगी, वो सब गांव वालों को मार देंगी। और ये कहते हुए वो दोनों इस दुनिया को छोड़ गए। जब इन लोगों की अमवात के बारे में उन्होंने ज़ुहैब को बताया तो वो कुछ देर सोचता रहा और उसके बाद बोला, हम विक्रम के गांव जाओगे। क्या? सनी बोला, नहीं यार, ये तो बातें तुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि विक्रम ने तो हमें तफसील से इतना ही बताया था कि पहले एक मौत हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 लोग मर गए। तो उसके बाद वो परेशान होकर भागा है वहां पे, क्योंकि अब वो यहां किराए पे मकान ले चुका है। अपने बहन भाई जिनको वो हेल्प कर सकता है चाह रहा है उनको लेकर वो शहर आ जाए और कुछ अरसा इनको यहां पे रखे। ज़ुहैब बोला, तो फिर हमें देर नहीं करनी, हम अभी चलेंगे। क्या यार, हम अभी नहीं जा सकते, हम कल जाएंगे। ओ भाई, कौन सी आधी रात है, कौन सा मसला है, हम जा सकते हैं। नहीं ज़ुहैब, समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम कल ही चले जाएंगे, पक्का पक्का। उन रात जैसे कैसे वहां पे गुजारी और अगले दिन वो तैयार हो गए जाने के लिए। जब वो वहां से रवाना होने लगे, सामान वगैरह चीजें जो जरूरत की थी, ज़ुहैब क्या सोच रहा था, उसके मन में क्या था, कोई नहीं जानता था। सनी और राहुल दोस्त के बेइंतहा इसरार करने पे मजबूर हो गए थे, उनके दिल अंदर से बहुत तेज से धड़क रहे थे। वह वहां नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ज़ुहैब ने उनको कायल कर लिया था कि उनको शायद हमारी मदद की जरूरत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। गांव में क्या है हम जाके देखेंगे और गांव वालों की मदद करेंगे।
जब वो दिन को वहां से रवाना हुए तो निकलते निकलते काफी लेट हो गई। अब तकरीबन शाम होने वाली थी। रास्ते में एक छोटा सा इस तरह का होटल बना नजर आया कि जहां पे वो रुके कि चाय वगैरह पी लें। जब वो चाय वगैरह पीने के लिए रुके तो वहीं पे उनको एक जमीन पर बैठा हुआ शख्स नजर आया जो अपनी धुन में था। वो एक साधु टाइप सा था, वो एक दरवेश टाइप सा था, वो एक मलंग टाइप सा था, वो एक मजजूब टाइप सा था। वो क्या था कोई भी नहीं जानता था। उसका लिबास, उसका हुलिया, उसका बैठने का अंदाज इस तरह बताता था कि ये कोई नीम पागल सा है, आधा पागल सा है। उन लोगों ने चाय वगैरह पी और उसके बाद कुछ खाने का उस होटल से सामान लेके जुहैब ने वो सामान उस फकीर के आगे रख दिया। फकीर ने उसी लम्हे अपना सर जो नीचे जमीन की तरफ किया हुआ था जैसे सो रहा, उसने अपनी आंखें खोली और नीचे खाने को देखा तो सामने खड़े हुए जुहैब को देखा। कुछ देर वो जुहैब को टिकटिकी बांधे इस तरह देखता रहा कि जुहैब को एक झुरझुरी सी आ गई कि बाबे का देखने का अंदाज बहुत ही अजीब सा था। मुंह से वो कुछ बोला नहीं और उसने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया जैसे कोई किसी को आशीर्वाद देता है या शुक्रिया अदा करता है। उसने हाथ ऐसे करके शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और हाथ नीचे कर दिया और फिर उसी तरह गर्दन को नीचे की, आंखें बंद कर ली। वो तीनों गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के गांव की तरफ रवाना हो गए। वो अंधेरा होने से पहले ही गांव में पहुंच चुके थे। विक्रम उनके सामने था। वो अपने दोस्त से बड़े गर्मजोशी से मिला, लेकिन गर्मजोशी से मिलते ही वो उदास हो गया और बोला, तुम लोग यहां पे क्यों आ गए हो? सनी, राहुल, क्या तुमने इसको बताया नहीं है? यहां पे मौत मंडला रही है। 6 लोग मर चुके हैं, हर तरफ मौत ही मौत है और तुम लोग इसको यहां लेकर आ गए हो। यार ये तुम लोगों ने क्या किया है? जुहैब उससे बोला, विक्रम, मैं इनको लेकर आया हूं, ये मुझे लेकर नहीं आए, ये यहां नहीं आना चाहते थे, मैंने जिद की है और मेरे कहने पे ही ये जबरदस्ती आए हैं। मुझे हर सूरत यहां पे आना था, मुझे गांव वालों की मदद करनी है। तुम जानते हो ना मैं लंदन में क्या करता हूं, मैंने क्या पढ़ा है, मेरा क्या इंटरेस्ट है। इसीलिए ऐसी बातों पे हमेशा मैं हंसता भी हूं और इंटरेस्ट भी लेता हूं। तुम परेशान मत हो, जो भी है मैं उसे देख लूंगा और मैं अकेला भी उसके लिए काफी हूं। तो सनी और राहुल बोले, नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ होंगे। विक्रम बोला, अरे क्या हो गया? जब तुम यहां आ गए हो तो मैं इसको अकेला कहीं छोड़ूंगा? मैं भी इसके साथ हूंगा। ठीक है, अगर हम 4 दोस्त होंगे तो फिर डरना किस बात का। विक्रम ने उनकी आओ भगत की, खाना वगैरह बनवाना, जो कुछ भी वो गांव के अंदर कर सकता था उसके लिए किया और पूछा, अब प्लान क्या है? उन्होंने कहा, आज रात तो हम रेस्ट करेंगे, कल मजीद बातें होंगी और अपने मिशन पर निकलेंगे। विक्रम, ये बताओ ये कब्रिस्तान कहां पे है? उसने बताया कि हमारे गांव से थोड़े ही फासले पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत ही पुराना है और कई गांव के लोग वहीं पे अपने प्यारों को दफनाते हैं। ओके, मैंने जो सनी से कहानी सुनी है उसमें वो 2 नौजवान जो घर के अंदर जाके मरे थे, उन्होंने ये जिक्र किया था कब्रिस्तान का। क्या वही कब्रिस्तान है या कोई और भी कब्रिस्तान है? नहीं, हमारे गांव में सिर्फ वही एक कब्रिस्तान है। यकीनन उन्होंने उसी का ही जिक्र किया है। परेशान तो मैं भी हूं क्योंकि पूरा गांव सहमा हुआ है, पूरा गांव डरा हुआ है, लेकिन कोई भूत प्रीत आत्मा है, उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? तो मैं तो यही सोच के आया था कि अपने घर वालों को जो बाकी हैं यहां लेकर शहर जाऊं, जब तक हालात बेहतर नहीं होते इनको वहां पे रखूंगा। तभी जुहैब बोला, मैं आज इसलिए कह रहा हूं, कल मैंने कब्रिस्तान जाना है। अब तुम लोग चलना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, वरना मैं अकेला जाने को तैयार हूं। विक्रम बोला, नहीं नहीं, तू कैसे अकेला जाएगा? मैं तेरे साथ जाऊंगा।
और तभी सनी और राहुल बोले, ओ भाई, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, हम भी तेरे साथ जाएंगे, वरना हमारी तो यही तुझसे रिक्वेस्ट है कि यार वापस चलते हैं। हमें इस तरह के मामलात में क्यों उलझना, हम इस तरह के मामलात में नहीं उलझ सकते यार, हमें वापस जाना चाहिए, पता नहीं क्या मामला है क्या नहीं। जोहेब बोला, मैंने तो तभी कहा है, तुम अगर वापस जाना चाहते हो तो यार जा सकते हो, मैं अकेला काफी हूं। वो जान चुके थे कि अगर इसकी बात ना मानी तो जोहेब कल अकेला चला जाएगा, इसलिए वो तैयार हो गए कि कल ठीक है, हम तेरे साथ कब्रिस्तान चलेंगे। दिन को ही जाकर वो कब्रिस्तान देख आया था। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, काफ़ी फैला हुआ कब्रिस्तान, जिसके अंदर कच्ची बहुत कब्रें बनी थी। कोई बहुत ही पुरानी कच्ची थी, कोई बाद के अंदर बनाई गई थी, जिनको देखकर लगता था ये नई कब्रें हैं। जोहेब ने उनके साथ मिलके, विक्रम के साथ मिलके पूरे गांव का तकरीबन विजिट कर लिया था, और विक्रम ने उनको गांव के वो घर भी दिखा दिए थे जहां पे जिनके बच्चों की अमवात हुई थी। अब दिन को तो गांव वाले काम काज के लिए निकलते थे, और वो जोहेब से जब उनकी मुलाकात करवा रहा था विक्रम, तो उनको बताता कि हमारे दोस्त हैं और ये आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। तो गांव वाले जोहेब को यूं देखते जैसे एक पागल, एक दीवाना हो, ये कैसे हमारी मदद कर सकता है। एक शख्स ने तो कह भी दिया, इस गांव के ऊपर आफत आई है, गुर्बत के हाथों मजबूर होकर इन गांव वालों ने, एक बूढ़ा था जो जोहेब से बोला, इस गांव की आफत इसी वजह से आई है, इस गांव ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर जो गलत काम करने शुरू कर दिए थे। तो मैं तब भी इनको कहता था, गलत कामों का गलत नतीजा होता है, आज नहीं तो कल तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखो आज ये खुमियाजा भुगत रहे हैं। नौजवान, वापस चले जाओ, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो। इतना समझ लो, जिसने 6 इतना हट्टे कट्टे नौजवानों को मारा है, वो जो बला भी है, वो जो आफत भी है, वो जो ताकत भी है, वो बहुत ताकतवर है। जिस तरह आखिरी 2 को मारा गया, और जिस तरह बाजू काटे गए, टांगे काटी गई, आंखें तक बाहर निकाल दी गई, ये शैतान का काम हो सकता है, किसी इंसान का नहीं। बेहतर है तुम वापस चले जाओ। अब रात हो गई। जोहेब ने फिर से उनसे एक दफ़ा कहा कि तुम रुकना चाहो रुक सकते हो, क्योंकि मैं कब्रिस्तान देख चुका हूं और मैं अकेला कब्रिस्तान जा सकता हूं। विक्रम, राहुल और सनी बोले, नहीं भाई, हम तेरे साथ जाएंगे, हम चारों दोस्त हैं, और अगर कुछ हुआ तो चारों को होगा। जोहेब बोला, ओ भाई, किसी को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। तो विक्रम बोला, हाँ, तू ही गारंटी दे रहा है, मुझे तू बता क्या है तेरे पास जो तू कर लेगा, कैसे मुकाबला करेगा, क्या ताकत है तेरे पास जो तू उनका मुकाबला करेगा। जोहेब को पहली दफा लगा कि वाकई तीनों दोस्त बहुत परेशान हैं और उसकी वजह वो है, तो वो एकदम सीरियस हो गया और बोला, विक्रम, हाँ ये बात सही है, मैं डरता नहीं हूं, मैं ऐसी जगहों पे जाता हूं, फिरता हूं, मेरे पास खुदा का कलाम है, तुम जानते हो ना, मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूं, मैं कुरान को पढ़ता हूं। हम चारों दोस्त हैं, हमारे बीच में कभी मजहब दरमियान में नहीं आया, लेकिन मैं अपने मजहब की इबादत करता हूं, अपने कुरान पे बिलीव करता हूं, उसकी आयात पे, उसकी सूरतों पे बिलीव करता हूं, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। और एक और बात, डरता वो है जिसने किसी के साथ बुरा किया होता है। मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरा मन सच्चा है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। तुम तीनों को कहूंगा सीरियस होके, बार बार तुमसे कह रहा हूं, अब फिर से सीरियस होके कहूंगा, तुम्हारे मन में चोर है, तुम्हारे मन में डर है, फिर आगे ना आना। जिसके मन में डर नहीं होता उसको कुछ भी नहीं होता, डर एक फितरी बात है। तो तीनों बोले, तेरा मकसद नेक है तो इस नेक मकसद में हम भी तेरे साथ हैं। अगर हम गांव वालों को इस आफत से, इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और फिर वो चारों दोस्त रात को खामोशी से घर से बाहर निकले। वो एक गांव था जिसकी लहलहाती फसलें रात को खामोशी में डूबी हुई थीं। दूर कहीं से गीदड़ के रोने की आवाज आ रही थी। हर घर के दरवाजे को इतनी सख्ती से बंद कर दिया गया था जैसे वो बदरू, वो आत्मा, वो शैतान उनके घर में दाखिल ना हो जाए। हर घर की रोशनी बुझ चुकी थी, हर घर का दिया, हर घर का
लालटेन बुझा हुआ था। हर घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वाहिद वो चांद की रोशनी थी जो हर तरफ फैली हुई थी, और उन चारों ने 4 हाथों में लालटेन उठाए हुए थे। और जुहेब साथ में टार्च भी खरीद कर ले आया था, और उसने ही उनको कहा था, बाकी तीनों को, कि बाज़ औक़ात इस तरह के मामलात में टार्च काम ना करे तो ये आग ज़रूर काम करती है, तो इसलिए हम लालटेन भी जलाएंगे और हाथ में टार्च भी रखेंगे। क्योंकि ये जो मखलूक होती है, क्योंकि अब सीरियस मसला है, उसके लिए लालटेन को बंद करना, आग को बुझाना भी बहुत आसान है, लेकिन वो टार्च को बहुत आसानी से बुझा देती है। रोशनी से उनको तकलीफ होती है। लालटेन की रोशनी क्योंकि मध्यम होती है, इसलिए इसमें गुजारा हो जाएगा। हम ये टार्च का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब हमें शदीद ज़रूरत होगी, वरना ये लालटेन की रोशनी में हम चलेंगे। क्योंकि वो चाहता था कि गांव वालों को पता ना लगे। उसके दिल में कई सवालात थे। आया वाकई ये कोई भूत प्रीत का काम है, किसी आत्मा का काम है, या कोई गांव का बंदा है जो रूप धार के किसी को मार रहा है? वो इस तरह का शक भी कर रहा था। इसलिए उसने कहा, टार्च नहीं जलानी, लालटेन की रोशनी को मध्यम रखना है, ताकि किसी को पता ना लगे कि हम हैं और हम 4 हैं। वो चारों चलते चलते कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जुहेब ने उनको समझा दिया था, वो अलर्ट थे, वो अपने इर्द गिर्द निगाह रखे हुए थे कि इर्द गिर्द इस तरह तुम लोगों ने देखते रहना है कि अगर कोई नजर आए कि बिल्कुल कोई पास आ गया है, उस वक्त तुम तेज रोशनी जला सकते हो टार्च की, वरना मत जलाना। और टार्च की रोशनी का मतलब यह है कि अगर रोशनी को जलाया गया तो वो तो दूर तक रोशनी जाएगी, और तुम्हें महसूस होता है कि कोई अगर है जो छुप के वार करना चाहे, छुप के हमारे पीछे आए। क्योंकि मेरा शक ये है, हो सकता है किसी इंसान का काम हो, वो इंसानों को डरा रहा हो, वो इंसानों को मार रहा हो, या हो सकता है कोई आत्मा हो। वो जैसे ही कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंचे तो वहीं पे जुहेब ने कोई मुंह में कलाम पढ़ा, और कलाम पढ़ने के बाद अपने सीने पे 3 फूंके मारी और अपने दोस्तों से कहा, आगे आओ। और उनको भी तीनों पे फूंके मार दी, 3-3 फूंके तीनों पे मार दी, और कहा, हम अंदर दाखिल होंगे। वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। वो चलते चलते कब्रिस्तान के गहरे हिस्से की तरफ चले गए, जहां पे दरख्त भी काफी ज्यादा थे और कब्रें भी कुछ ताजी कुछ पुरानी बनी हुई थी। ये वो हिस्सा था जो कुछ खाली भी था, यकीनन जहां पे नई कब्रें बनाई जाती थीं। क्योंकि काफी खाली हिस्सा था, तो इसलिए यहां पे नई और पुरानी कब्रें थीं। वो जैसे ही उस जगह पे पहुंचे, जुहेब ने देखा, और उसने उन तीनों को रुकने का इशारा किया। उन तीनों ने भी देख लिया था, एक दरख्त के पीछे से एक बिल्कुल क्लियर एक लड़की, जिसके बाल खुले हुए थे, जिसका लिबास बिल्कुल मॉडर्न लिबास था, जैसे कोई शहर की लड़की होती है, वो दरख्त के नीचे से पीछे से निकली थी। शायद जैसे वहां कोई बैठी हुई थी या उठ के खड़ी हुई थी। उसने कपड़े झाड़े, बाकायदा कोई जैसे कपड़े झाड़ता है। कपड़े झाड़ने के बाद वो चलती हुई आगे की तरफ जाना शुरू हो गई। जुहेब को लगा कि मेरा शक सही निकला, ये कोई ग्रोह है या कोई लड़की है, या क्या चक्कर है। इस लड़की ने उस दरख्त के पीछे से निकल के जब अपने कपड़े झाड़े हैं तो रोशनी मौजूद है, हमारे चारों के हाथों में लालटेन जल रहे हैं, उसको तो नजर आ जाने चाहिए था। वो हम चारों को देखती, कोई रिएक्शन देखती। उसने हमें देखना तक गवारा नहीं किया और आगे चली गई है। लगता है कोई गड़बड़ जरूर है। वो उसके पीछे चलना शुरू हो गया, तीनों उसके साथ साथ चल रहे। वो चलती चलती एक ताजा बनी हुई कब्र के ऊपर गई, और इस तरह जाकर लेट गई जैसे ऊंधे मुंह कोई सोता है, उल्टा कोई सोता है जैसे, यानी पेट और मुंह जमीन की तरफ करके। उसने कब्र के ऊपर इस तरह लेटी जैसे कब्र को गले लगा रही हो। उसने अपना मुंह कब्र पे रख दिया, दोनों हाथ फैला के कब्र पे रख दिए, टांगें भी फैला के कब्र पे रख दी, और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो लड़की जो कब्र पे लेटी थी, वो कब्र के अंदर चली गई। अब मामला
बदल चुका था। ज़ुहैब जो अभी तक ये सोच रहा था कि कोई गिरोह है, कोई इंसान है जो इस तरह कर रहा है, उस लड़की की इस तरह गायब होते देख के उसके भी एक दफा रोंगटे खड़े हो गए कि नहीं, मामला कुछ और है। अब वो उस शक की बजाय ये समझना शुरू हो गया कि वो सही कह रहे थे गांव वाले, ये मामला कोई शैतान का है। अभी वो वहीं खड़े थे कि उनको पीछे से एक लड़की की आवाज आई, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो कब्रिस्तान में? वो चारों एकदम से मुड़े और देखा सामने 3 लड़कियां खड़ी थीं। उन लड़कियों के लिबास से लगता था कि वो शहर की लड़कियां हैं, लेकिन वो रात के इस पहर कब्रिस्तान में क्या कह रही थी? जो वो चौथी चलती हुई गई थी और कब्र के अंदर लेटी थी और कब्र के अंदर चली गई थी, उसका हुलिया भी इन्हीं लड़कियों की तरह था। और इस तरह गरजदार आवाज से जब उन्होंने पूछा तो एकदम ज़ुहैब उनसे बोला, तुम कौन हो और तुम इस वक्त रात को कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? तो उनमें से एक बोली, हम तुम्हारी मौत हैं, तुम्हें मौत यहां खींच लाई है, तुम यहां मरने के लिए आए हो। ज़ुहैब के साथ वो तीनों, जिनके दिल की धड़कनें भी तेज थीं, वो चुप ही थे कि ज़ुहैब भी बोल रहा था। ज़ुहैब फिर से उसे हम कलाम हुआ, तुम क्यों मार रही हो सबको? गांव वालों ने क्या कसूर किया है? क्या कसूर है उनका? क्यों उनको तुम मार रही हो? क्यों उनको नुकसान पहुंचा रही हो तुम? तो एकदम से आवाज आई, सब मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। ये आवाज पीछे से आई थी और उसी लम्हे जब उन्होंने मुड़ के देखा तो 3 तो उनके एक तरफ खड़ी थी और वही जो कब्र के अंदर लेटी थी वो कब्र के अंदर से निकलकर फिर खड़ी हो गई थी। अब 3 एक तरफ खड़ी थी, एक पीछे की तरफ खड़ी थी जो कह रही थी कि सब मरेंगे, तुम भी मरोगे, तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच कर लाई है। तो तभी ज़ुहैब ने उसे कहा, नहीं, ना ही मैं मरूंगा और ना ही मेरे दोस्तों को कुछ होगा। तुम उनको मार सकती हो जो बहुत कमजोर थे, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ताकतवर हूं और मेरे पास रब का कलाम है। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या दुश्मनी है तुम्हारी गांव वालों के साथ जो तुम उन सबको मारने पे तुली हो? गांव वाले? वो लड़की जो पीछे खड़ी थी वो चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता उन लड़कियों के साथ जाकर खड़ी हो गई और नफरत से बोली, गांव वाले? तुम क्यों उनकी तरफदारी कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते उन गांव वालों ने क्या किया है, क्या करते हैं वो? और तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया हमारे साथ क्या किया है? इसलिए मरना होगा तुम्हें भी, सब गांव वालों को। और पीछे देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। उनके अंदर इतना गुस्सा आ गया था शदीद कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शायद ज़ुहैब को छोड़ के बाकी तीनों की जान निकल गई। वही 6 लोग जिनको मारा गया था, उनकी कटी फिटी लाशों की तरह का वजूद जैसे दोबारा से जिंदा हो गया हो, वो उनके पीछे खड़े हुए थे काफी फासले पे, इस अंदाज में कि उनसे जिस तरह गर्दनें कटी होती हैं और कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, इस अंदाज में खड़े हुए थे। और वो चारों जो उनके सामने खड़ी थी फिर से बोली, तुम्हारा इंजाम इन्हीं की तरह होगा। तो ज़ुहैब बोला, यही तो पूछना चाह रहा हूं, इन चारों का, इन 6 लोगों का कसूर क्या था? क्यों मारा है तुमने इनको? और उसने वहीं पे रब का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। उनमें से एक बोली, रुक, मत पढ़ इसको, रुक, तू क्या चाहता है? वो बोला, मैं कोई नेक इंसान नहीं हूं, मैं कोई आमिल नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं गांव वालों की मदद करने के लिए आया हूं। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है तो मैं उस मौत के लिए भी तैयार हूं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं तुमसे पूछ के रहूंगा, इन 6 लोगों का आखिर कसूर क्या था?
एक जो बिल्कुल चुप खड़ी थी पीछे से, वो आगे आई और बोली, तुम्हें शायद नहीं पता, इन चारों ने, ये जो सामने चार खड़े हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। हम घूमने के लिए इस गांव में आए थे और जब हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसी हम गांव में पहुंचे और हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो हम परेशान थे कि किसको मदद के लिए बुलाएं। तो मैं गई थी बुलाने के लिए कि किसी गांव के बंदे को मदद के लिए बुला सकूं, क्योंकि शाम होती जा रही थी और अंधेरा फैलता जा रहा था। और फिर मुझे ये चार नजर आए। मैं जब इनके पास गई, इनको मदद के लिए कहा कि मेरी 3 सहेलियां हैं, हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। तो ये हमारे साथ आ गए थे, ये चारों हमारे पीछे आ गए। और जब वहां पहुंचे तो ये हमारी मदद करने के लिए नहीं आए थे, शैतानी खेल खेलने के लिए आए थे। इन्होंने हमारे साथ शैतानी खेल खेला। हम गांव से काफी दूर थी, फासले पे थी, इसलिए मैं बुलाने के लिए गई थी। और जब हमारे साथ ये शैतानी खेल खेल चुके तो हम गुस्से में इतनी पागल थी कि हमने इसे कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं, तुमने हमारे साथ क्या किया है। ये डर गए और उसके बाद इन्होंने हमें मार दिया। हम चारों का गला दबा दिया। अब ये बेइंतहा डर गए थे कि तो पता लग जाएगा कि चारों का गला दबाकर मार दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया, हमें उसी गाड़ी में बिठाकर उस गाड़ी को इस तरह धक्का देकर दरख्त के साथ जाकर टकरा दिया जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, और उसके बाद गाड़ी को आग लगा दी, ताकि सब यही समझें कि गाड़ी दरख्त से टकराने की वजह से एक हादसा हुआ और उसके बाद गाड़ी में आग लगी और ये सारी मर गईं। उस गाड़ी को जिस तरह आग लगाई गई थी, हमारे जिस्म नाकाबिले शनाख्त हो गए, हमारे वजूद इस तरह सड़ गए कि गांव के कुछ लोगों ने उसी गांव के कब्रिस्तान में जहां तुम खड़े हो हमें दफना दिया। हमारी गाड़ी बिल्कुल जल गई थी, कोई नहीं पता लग सकता था किसकी गाड़ी है। एक कागजी कार्रवाई हुई और उसके बाद वो कार्रवाई भी बंद कर दी गई, पता ही ना लग सका कौन है कौन नहीं, सब कुछ जल गया था। और उसके बाद हमारी आत्माएं भटकना शुरू हो गईं। बदले की आग ने हमें पागल कर दिया था, लेकिन जैसे ही हम मरी, हमारा वजूद जल रहा था, हमारी आत्मा बाहर खड़ी जलते हुए वजूद को देख रही थी। उस वक्त हमारे पास ताकत नहीं थी, लेकिन उस बदले की आग ने इतनी ताकत दी हमें कि हम आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होती गई। और फिर एक एक को हमने बारी बारी मारना शुरू कर दिया और हमने उन चारों को मार डाला। शुएब बोला, ठीक है, तुमने इन चारों को मार दिया, इन चारों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी, लेकिन इन 2 को तुमने क्यों मारा जिनका सबसे बुरा हाल तुमने किया, और उसकी तो तुमने टांगे बाजू सब कुछ काट दिया। तो वो बोली, उसी ने ही तो सबको उकसाया था हमारे जिस्म नोचने के लिए, इसलिए सबसे बुरा हाल उसका किया है। और हां, ये जो 2 बाकी हैं, ये एक घर में चोरी करने के लिए गए थे। वहां पे एक मां और एक बेटी रहती थी। इन्होंने जब पूरे घर के अंदर चक्कर लगा लिया कि इस घर में सिर्फ एक मां और बेटी रहती है, तो उन्होंने उस घर के अंदर चोरी तो कर ली, लेकिन आखिर में इनकी नीयत में फतूर आ गया। इन्होंने उस लड़की को मुंह पे हाथ रखा और दूसरे कमरे में सोई हुई इस लड़की को बांध दिया, उसके मुंह पे कपड़ा ठौंस दिया, उसके हाथ पांव बांध दिए, और इन वैश्यों ने उसके साथ भी वही किया जैसे इन चारों ने हमारे साथ किया था। ये तो चोरी करने गए थे, लेकिन चोरी के साथ इन वैश्यों ने वो दहशतनाक खेल खेला। जब हमने अपना बदला ले लिया तो पता लगा कि ये भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। हमने इनको भी मार डाला। अभी तो और कई हैं इस गांव में जिनसे हमने दूसरों का बदला लेना है। उन्होंने दूसरों के साथ गलत किया हुआ है। जिन्होंने हमारे साथ किया, हमने तो उसका बदला ले लिया, हमने दूसरों का भी बदला लेना है। तभी एक आवाज सुनाई दी,
नहीं, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। जुहेब और उसके साथ खड़े हुए तीनों दोस्त भी चौंक पड़े और सामने खड़ी हुई चारों लड़कियां भी चौंक पड़ी। कब्रिस्तान की एक और तरफ से एक मर्दाना आवाज आई थी। उन चारों ने मुड़ के उधर देखा, लड़कियों ने भी मुड़ के उधर देखा, तो सामने वही फकीर, वही जिसके सामने जुहेब ने रोटी रखी थी, जिसने उसको घूर के देखा था और हाथ का आशीर्वाद किया था, एक वो दरवेश सा, नीम पागल सा वहीं खड़ा था और वो बोल रहा था, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। तुमने मार दिया जितनों को मारना था। एक जहां ये है, एक जहां और है। एक और जो जहां है वहां का अपना कानून है, और वो जब कानून हरकत में आता है तो सब कुछ फनाह कर डालता है। तुम्हारी आत्मा भटक रही थी आग बदले की आग में, और तुमने बदला ले लिया, बस इससे ज्यादा नहीं। और जुहेब और उन बाकी दोस्तों की तरफ देखकर बोला, तुम जब वहां से गुजर रहे थे मैं उसी वक्त जान गया था तुम एक नेक मकसद के लिए जा रहे हो, और मैंने उसी वक्त तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन ये सच है, बदले की आग ने इनको पागल कर दिया है। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। तुमने किस बेदर्दी से मारा था भूल गए। और वो बुजुर्ग, वो पीर, वो नीम पागल सा बताना शुरू हो गया। अधूरी कहानी को मैं मुकम्मल कर देता हूं। वो पहला शख्स जिसको तुमने मारा था, किस तरह तुमने रूप धारा था और किस तरह जाकर उसको मारा था। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को इस तरह तुमने मारा। अब बस मैं इसीलिए आया हूं, इन चारों को मैंने देख लिया था कि ये नेक मकसद के लिए निकले हैं। इन तीनों को देख लिया था, नेक मकसद के लिए निकले हैं, और पहला भी नेक मकसद के लिए आया था। तुम्हारा बदला पूरा हुआ। जाओ मेरे बेटियों, तुम्हारे लिए आगे आसानी हो। यहां ये भी लड़ने के लिए नहीं आया, मैं भी लड़ने के लिए नहीं आया। और वो जो पीछे 6 खड़े हैं, जिसको तुमने अपना हथियार बना लिया है, तुम एक बात भूल गई हो। तुमने यही सोचा था ना कि इस दफा तुम सामने नहीं आओगी, उन 6 को इस्तेमाल करोगी और वो 6 आग पे हमला करेंगे, और बाकी जिसको मारना होगा, यही गांव के लोग जब उनके पास जाएंगे और मार के आएंगे तो तुम्हारा बदला पूरा होगा, क्योंकि तुमने ताकत हासिल कर ली है। लेकिन नहीं, अब तुम्हें भी और इनको भी वापस अपने जहान में जाना होगा। मैं इसीलिए आया हूं। वो लड़कियां जैसे चुप सी कर गईं, जैसे उस बुजुर्ग की आवाज में एक ऐसा रोब, एक ऐसा दबदबा था कि वो आगे बोल ही ना सकी। और उसके बाद उन्होंने एक सदा लगाई ऊंची आवाज में, अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक जोर का डंडा जमीन पे जैसे ही मारा, तो वो जो पीछे 6 खड़े हुए थे, टूटे फूटे चेहरों के साथ जख्मी, वो जो अब मर चुके थे लेकिन फिर भी खड़े थे, जैसे ही जोर से उन्होंने अपना डंडा जमीन पे मारा तो वो 6 बाकायदा धुआं बने और उनके मुंह से चीखें निकली। चीखें निकली पहले उनके मुंह से, और धुआं बन के देखते ही देखते वो गायब हो गए। और बुजुर्ग ने हक हो अल्लाह हो, हक हो अल्लाह हो, हक हो अल्लाह हो का सदा बुलंद करनी शुरू कर दी। और उन लड़कियों की तरफ फिर से हाथ का जैसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे आंखें बंद और कहते गए, हक हो अल्लाह हो, हक हो अल्लाह हो। और वो लड़कियां जो चुप खड़ी थीं, वो भी खामोशी के साथ एक धुआं सी बनी और एक सफेद रोशनी सी आई, धुआं नहीं, एक सफेद रोशनी सी आई उन चारों के ऊपर। गोल दायरे की सूरत में वो रोशनी थोड़ी सी देर घूमी और वो लड़कियां भी रोशनी बन के उसी रोशनी के अंदर, गोल दायरा था एक सफेद कलर का। चारों कहते हैं हमने क्लियर देखा, उन सरों के ऊपर गोल दायरा बन गया था सफेद रंग का, और वो चारों उसी दायरे के अंदर सिर्फ दाखिल हुई और ऊपर गायब हो गई। यानी एक बड़ा सा सर्कल बना दिया जाए और कोई उस सर्कल के अंदर दाखिल जैसे ही होगा दूसरी तरफ निकलेगा नहीं, बल्कि दाखिल होते ही गायब होना शुरू हो जाएगा। वैसे चारों उस सर्कल के अंदर दाखिल हुई, अलग अलग सर्कल थे सफ़ेद कलर के रोशनियों के, उनके अंदर दाखिल होती गई और गायब हो गई। और वहीं पे खड़े हुए उस बुजुर्ग ने, उस फकीर ने, उस मजजूब ने, वो जो भी था, एक सदा लगाई और कहा, तुम एक नेक अमल के लिए आए थे,
इसलिए मैंने तुम्हें देख लिया था। लेकिन बेटे, एक बात याद रखना, ये जहां और है, एक और जहां और है। इस जहां के भी कई राज हैं। तुम्हारी नीयत साफ थी, मैंने देख लिया, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। जानता था आइंदा इन राजों के पीछे ना जाना। जिनके पास ताकत होती है, तुम्हारे पास कलाम है, तुम्हारा जज्बा अच्छा था और तुम्हारा वसीला भी बना दिया गया। जब तक ताकत ना हासिल कर लो, ऐसे कामों में हाथ मत डालना। और एक आखिरी नसीहत करके जाऊंगा, अगर तुम्हारा मन सच्चा है और तुम्हारे मन में चोर नहीं है, तुम्हारे मन में डर नहीं है, तो बिल्कुल इस जुहैब की तरह, इस बच्चे की तरह, उसने इशारा किया, इस बच्चे की तरह कभी मत डरना, क्योंकि तुम तीनों डर रहे थे। और ये बच्चा जो तुम्हें लेके आया है, इसके मन में डर नहीं था। जिसके मन में हक हो, जिसके मन में सच हो, जिसके मन में कोई खौफ ना हो, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए ही तो मैंने तुम्हें जाने दिया। जुहैब की तरफ इशारा किया और कहा, अपने मन को ऐसे ही सच्चा रखना, इसी तरह मन की मुराद भी पूरी होगी। मदद करते रहना लोगों की। हक हो अल्लाह हो, हक हो अल्लाह हो कहते हुए वहां से मुड़े और उस कब्रिस्तान की उस तारीकी में कहीं गायब हो गए। वो जो चारे चुप सादे वहां पे खड़े थे, एकदम से जुहैब की आवाज आई, हमारा काम मुकम्मल हो गया, चलें। हाँ हाँ, विक्रम बोला, चलें। और वो सारे विक्रम के घर की तरफ चल पड़े। कुछ टाइम जुहैब वहां रहा, उसके बाद चला गया। लेकिन अगले ही सुबह, जब ये रात को वाकया हुआ था, अगले ही सुबह पूरे गांव वालों को विक्रम ने बता दिया था कि जो कुछ भी था वो हल हो चुका है। वो पूछते रहे क्या था, तो उन्होंने बताया वो सही थे, भटकी हुई आत्माएं थीं और इन गांव वालों ने उनके साथ जो बुरा किया था, क्योंकि वो फकीर बाकी अधूरी कहानी मुकम्मल कर गए थे। वो जो मैंने शुरू में आपको पहले खुद से बता दिया, जब सनी उसको बता रहा था जुहैब को, तो उस वक्त ये तो नहीं बता रहा था किसकी मौत कैसे वाक़ई हुई, किसकी मौत कैसे वाक़ई हुई। वो फकीर ने बता दिया था वहीं पे कि तूने उसको भी तो मारा, इस तरीके मारा था उसको, तूने इस तरह गई तो इस तरह मारा था। वो सारा बता दिया था और विक्रम ने पूरे गांव को बता दिया था कि किस तरीके इन लोगों ने बुरा किया था उन लड़कियों के साथ और उनको मारा था, उनके साथ उनकी इज्जत से खेले थे और उनकी गाड़ी को जला दिया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, वरना याद रखना इस गांव में इतनी बुरी आफत आएगी कि आज तो 6 मरे हैं, हो सकता है फिर पूरा गांव मर जाए। लेकिन कहते हैं उसके बाद कई लोगों ने तौबा कर ली, लेकिन गुर्बत क्या, तो मजबूर होके कई लोग फिर भी करते रहे। लेकिन आज भी उस गांव के अंदर ये वाला वाकया, ये वाली कहानी इतनी मशहूर है कि लोग जब इस कहानी को याद करते हैं तो बेइंतहा खौफजदा हो जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।